आप सभी का पुनः मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हम अपने चैनल मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 12th बोर्ड के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुनः लेकर आए हैं और आज का भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है 2A + B से क्या बना है C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यानी एक क्वेश्चन इससे आता है बोर्ड में कि अगर कोई रिएक्शन है तो इसके लिए इसको हम लोग रेट के रूप में, दर के रूप में, वेग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो एक इसमें से दो तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, पहले आसान सा तरीका सीखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहां लिखा है 2A। अब यहां पे हम थोड़ा सा कमेंट की बात लेते हैं। यहां पे हम लोग देखिए क्वेश्चन हमारा 2A + B से क्या बना है, C बना है। तो याद रहे अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यानी अभिकारक का जो रेट होता है वो नेगेटिव होता है और उत्पाद का जो रेट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमें हमेशा उस फॉर्म में लेके चलना है। देखिए इसका अगर रेट लिखे हम, यानी हम R = इसका रेट लिखें तो क्या हो जाएगा रेट इसका रेट हो जाएगा जितना यहाँ रहेगा उसको 1/2 के फॉर्म लिख देंगे और ΔA डिवाइडेड बाई ΔT इक्वल टू, फिर इसके लिए ए भी रिएक्टेंट है, ए भी रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट है तो माइनस में होगा, माइनस ΔB डिवाइडेड बाई ΔT और ये प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, उत्पाद का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है यानी प्लस ΔC डिवाइडेड बाई ΔT। ठीक है, तो आपका इसमें से बताइए कौन सा इसमें सही है। आप ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फॉर्म तीनों फॉर्म दिया हुआ है क्या इसमें। देखिए पहला क्या है -2A dA/dt। अच्छा एक और बात, जहां डेल्टा होता है वो एवरेज औसत अभिक्रिया दर होता है और जहां डी होता है वो इंस्टेंटेनियस है। इसमें इंस्टेंटेनियस दिया हुआ है तो आप डेल्टा की जगह डी भी लगा सकते हैं यानी -2DA डिवाइड बाई dt। सबको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो इस देखिए इसमें से तीनों में से कौन सा लिखा हुआ है। देखिए इसमें -d/dt लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है और ए भी लिखा हुआ है, तीनों लिखा हुआ है। आप कुछ बच्चे देखते हैं पहले ही ऑप्शन देख नहीं ऐसा लिखा हुआ सही है, आप दूसरा भी तो देखिए, दूसरा भी नेगेटिव में भी है और तीसरा पॉजिटिव में भी है, यानी इसमें तीनों इसका फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का रेट हमेशा नेगेटिव होता है, उत्पाद का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। इस फॉर्म में लिख लीजिए और लिखने के बाद आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन आपका सही है, उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को दर स्थिरांक भी कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो वेग स्थिरांक के कॉन्सेप्ट बताए थे कि अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग तापमान पर दर स्थिरांक का मान भी अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ये वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा ताप पर, यानी वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु हाफ लाइफ टाइम, यानी द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंग्लिश मीडियम के बच्चे घबराएंगे नहीं, अगला क्लास इंग्लिश मीडियम का ही होगा। दोनों का अलग अलग हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, कल मिक्स हो गया था, आज दोनों का टॉपिक अलग अलग है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। आज अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि मतलब फर्स्ट ऑर्डर और आयु मतलब हाफ लाइफ टाइम, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो कह रहा है पहला इसका ऑप्शन है वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा
प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, और इनमें से सभी। तो क्या करेंगे कि प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि के लिए। तो कह रहा है कि किस पर निर्भर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो क्या बताइए, इसमें कोई भी सांद्रता का मान दिया हुआ फॉर्मूला में, कोई भी सांद्रता का मान इसमें नहीं दिया हुआ। इसका मतलब कि प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ए बी सी सांद्रता नहीं दिया हुआ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया किसी का, इसलिए हाफ लाइफ टाइम निर्भर नहीं करेगा। दैट मीन्स प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पे? अनुभार पर तो हो ही नहीं सकता है, दूसरा परमाणु भार में नहीं हो सकता है, तुल्यांकी भार में नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर क्या है? सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास। यानी किसी पदार्थ की क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? उसके सक्रिय द्रव्यमान पर, एक्टिव मास पर निर्भर करता है। ठीक है बाबू, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नहीं जान लीजिए कि वैसे सब्सटेंस जो अभिक्रिया की दर यानी वेग को बढ़ाता या घटाता है बट अपने में कोई चेंज नहीं लाता है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। दैट मीन्स क्या? यह अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता या घटाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बाबू रहा है कि इसमें इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो हम जानते हैं कि आर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, ए बी सी। अगर नहीं आप जानते, जान लीजिए कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसमें सभी गैस है तो गैस का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इसलिए ये इसका पावर कुछ भी नहीं होगा, सबका पावर 0 होगा। तो जब पावर 0 होगा तो कौन से कोटि का होगा? शून्य कोटि का विक्रिया होगी। इसलिए ये सब दोनों गैस होने के कारण ये क्या हो जाएगा? शून्य कोटि का विक्रिया हो जाएगी। ठीक है बाबू, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये इस की कोटि है, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, आपको पता है ये अभिक्रिया शुरू ऑर्डर रिएक्शन है, छद्म कोटि का विक्रिया है। और छद्म कोटि का विक्रिया में आप लोगों को बताए थे कि जो उसका रेट होता है, मान लीजिए इसका रेट लिखे, हम रेट लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? CH3 COO C2H5 और H2। अगर हम इसका 1 माने तो आपको दिखाई देगा सेकंड ऑर्डर है, बट H2O का कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ये कॉपी में कराया हुआ है, तो जान लीजिए कि ये दोनों में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? H2O को कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इसलिए केवल इस पर डिपेंड करेगा, इसलिए कौन कोटि का विक्रिया हो जाएगी? प्रथम कोटि का अभिक्रिया हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबू, कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है? यानी एक ग्राफ एग्जाम में आता है, करे कौन शून्य कोटि की प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया को दिखलाता है। तो इसमें एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन, एक तरफ टाइम। तो इसमें ये जो ग्राफ है यानी कॉन्सेंट्रेशन और टी के बीच में ये वाला ग्राफ आपका सही है। किस कोटि के लिए? शून्य कोटि के विक्रिया के लिए ये आपका ग्राफ सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि का विक्रिया का अर्ध आयु पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है ये हम लोग को बताना है। तो देखिए, प्रतिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, तापक्रम पर, दाब पर नहीं। तो ये आपको बताया था पहले भी कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये पहले बता चुके हैं आपको। ये इसका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यानी प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए की का क्या इकाई होता है, यह हम लोग को पता करना है। तो देखिए, आप कॉन्सेप्ट इसका यही है कि R इज इक्वल टू के इंटू ए के पावर 0। यानी आप जितना भी आप यहां एन रख लीजिए, आपका जिस कोटि का विक्रिया कहता है वहां पर मान रख के सोल्व कर लीजिए और के का मान निकाल लीजिए। ये किस कोटि के लिए कर रहा है, प्रथम कोटि के लिए कर रहा है। इसका मान कितना हो जाएगा, एन का मान 1 कर दीजिए और आर का यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर का इनवर्स इंटू सेकेंड का इनवर्स इंटू, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होता है, लीटर से लीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, दैट मीन्स क्या, के इज इक्वल टू सेकेंड का इनवर्स, सेकेंड का इनवर्स का मतलब हुआ टाइम का इनवर्स। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये करें कि प्रथम कोटि का विक्रिया के टी हाफ का मान होता है। टी हाफ का बताएं, देखिए इसमें से कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर बी अभी बताएं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, होता है 0.693 बाई के होता है। ये इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि शून्य कोटि का विक्रिया के लिए स्थिरांक की इकाई, अभी बताएं आप लोगों को कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, के जिस कोटि का है वो अपना पावर रख देंगे। किस कोटि का है, शून्य कोटि का, तो पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू की, और इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो हमें अब देखिए इसका पावर 0 है, ये मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 होगा तो के का वही यूनिट होगा जो आर का होगा। तो कौन सा यूनिट है, देखिए मोल, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये काट देते हैं, इसका आंसर होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी शून्य कोटि का विक्रिया के लिए के का वही यूनिट होता है जो आर का होता है। आर का यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अभिक्रिया ए बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। अभी आप लोग बताएं कि अभिकारा का रेट हमेशा क्या होता है, निगेटिव में होता है, और प्रतिफल का वेग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला है, कोई ऑप्शन में नहीं है, पॉजिटिव वाला है, क्या पॉजिटिव वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरे क्रम के विक्रिया में के की इकाई होती है। के की क्या इकाई होती है, किसके लिए, दूसरे क्रम मतलब द्वितीय कोटि के लिए, यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए के की क्या इकाई होती है, ये हम लोग को जानना है। तो क्या इकाई होगी, देखिए तो वही बताएं, आर इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए के पावर, इस सेकेंड ऑर्डर कर रहा है तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, आर हो जाता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, और के इंटू मोल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लीटर का स्क्वायर। क्या कर जाएगा, मोल से मोल कैंसिल कर जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लीटर जाएगा इधर, लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल इज इक्वल टू की, यानी की का क्या यूनिट हो जाएगा मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन है, मोल इनवर्स इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सेकेंड के लिए मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आप देखिए, चलते अगला क्वेश्चन क्या हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 15 की ओर। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पे, उसके सक्रिय व्यवहार पे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16,
शून्य कोटि का विक्रिया के लिए, शून्य कोटि का विक्रिया के लिए टी हाफ होता है, आपको आप जान लीजिए, शून्य कोटि के लिए टी हाफ इजिकल टू होता है ए नॉट बाई 2k, और प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए होता है